तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खबर ये है कि आज के इस वीडियो में 2021 का पूरा पेपर्स का सलूशन किए हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और दो सेट का सलूशन करेंगे। एक देखो 2021 में ना दो सेट का एग्ज़ाम हुआ था जब आप क्लास 10th में थे। उस स्थिति में जो बच्चे क्लास 12th के प्रमोट नहीं हुए थे, अर्थात जो बच्चे प्री बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, उस समय 2021 में उनको फेल कर दिया गया था। तो उनके दो सेट का, उत्तर प्रदेश में 7 सेट बनते हैं लेकिन लड़के कम होने के कारण केवल 2 सेट का लगभग अगस्त महीने में एग्ज़ाम हुआ था। और ये सेट आपका जीव विज्ञान 2021 348 जीआई का है और जीव विज्ञान, ठीक है ना। यहाँ पे एक पेपर और है, ठीक। तो कुल मिला के 2 सेट का हम पूरी चर्चा करेंगे 2021 का। और जिन बच्चों को देखना है वो वीडियो को पूरा का पूरा देखें। और एक देखिए और एक दिखा दे रहे हैं हम आपको, ये देखिए जीजी संकेतांक का और जीआई संकेतांक का, ठीक है ना। ये दोनों पेपर आपको देखने को मिलेंगे, देख रहे हैं ना। पूरा का पूरा सलूशन है और इस वीडियो में हम पहले इसका सलूशन करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में इसका करेंगे। और सुनिए, ढेर सारे हमारे पास हैं, लगभग 19 कॉपियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। 19 कॉपियाँ, ठीक है ना। 2020 हो गया और इस तरीके से ये 22 का सेट है जीएस का पूरा देखा, पेपर अंदर है, पूरा सलूशन किए हैं, है ना। और ये 20 का है, पूरा का पूरा सलूशन है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए सभी कॉपियों का सलूशन। और इसे आप पूरा पढ़कर एग्ज़ाम में जाओगे तो मान के चलो आपका 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे इस चैनल एसकेएम स्टडी की गारंटी है, ठीक है। जाके टेलीग्राम पर ले लीजिए, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करें और सारा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी का मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको 1 बाय 1 करके पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो बड़ी जरूर होगी लेकिन आपके फायदे के लिए है दोस्तों। आवृतबीजी पादपों के पुष्प नर के जननांग को कहा जाता है पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुमंग। देखो, आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नर जननांगों को क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है नरभक्षी होता है। नरभक्षी क्या होता है दोस्तों? समयुग्मजी होता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नरयुग्मजी क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? समयुग्मजी होता है नरभक्षी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, ये तो बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ये हमें शिक्षा शास्त्र में भी देखने को मिला है, ठीक है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग बेकरी में भी होता है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में भी होता है, इंसुलिन में भी होता है। यानी जो है जब ये तीनों में होगा तो इनमें से सभी का हम ऑप्शन पर टिक करेंगे। देखो, अमर बेल होती है। अमर बेल क्या होती है? पूर्ण तना परजीवी होती है। क्या होती है दोस्तों? पूर्ण तना परजीवी होती है, जैसा कि यहाँ पे देखो सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए ये याद करके जाना एग्जाम में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। टर्नर सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बराबर 45, यानी कोष्टक में 45 धन x होती है। और क्लीनेफेल्टर में गुणसूत्रों की संख्या 47, यानी 44 धन xy गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लीडिंग कोशिका से स्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए।
तो दोस्तों लीडिंग कोशिका से स्रावित हार्मोन्स का नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? ये लीडिंग कोशिका से स्रावित होता है और उस स्रावित के हार्मोन्स का नाम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दोस्तों। अब देखिए अगला है अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन क्या होता है दोस्तों? जरा ध्यान देना। अनिषेक फलन बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अनिषेक फलन कहते हैं। घ नंबर देखिए, प्रेषक आरएनए को यह नाम किसने दिया? प्रेषक आरएनए को यह नाम किसने दिया? तो याद रखना दोस्तों, जैकब और मोनार्ड ने प्रेषक आरएनए का नाम दिया है। ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2023 के एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी बच्चे से अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। सहोपकारिता क्या होता है दोस्तों? सहोपकारिता की परिभाषा जरा समझते हैं। दो जात के जीवों का साथ रहना जिनमें दोनों को लाभ पहुंचता है किंतु प्राकृतिक दशाओं में अलग अलग नहीं रह सकते हैं, सहोपकारिता कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहलाता है? सहोपकारिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे में देखो 1 2 3 4 5 भी क्वेश्चन। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण सहित समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है दोस्तों? देखिए, विपर्यासी लक्षणों के युग में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। उदाहरण के लिए मिराज बिलस जलाया या गुलगुलाबास के पौधे में लाल पुष्प व सफ़ेद पुष्पयुक्त पौधे के मध्य संकरण कराने पर पीढ़ी में सभी फूल लाल या सफ़ेद न होकर गुलाबी रंग के होते हैं। F2 पीढ़ी में 1 लाल 2 गुलाबी व 1 सफ़ेद यानी 1:2:1 के युक्त पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए आगे, अनुलेखन पर टिप्पणी लिखना है दोस्तों। अनुलेखन पर टिप्पणी, ठीक है ना। तीसरे का ख जरा समझिएगा। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के रज्जुक में कूट के रूप में निहित आनुवंशिक सूचनाओं में प्रतिलिपिक अनुलेखन कहलाता है। इस प्रक्रिया के लिए आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम सहायक होते हैं। सर्वप्रथम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, तत्पश्चात डीएनए रज्जुक अलग होकर सांचे के समान कार्य करने लगते हैं, जिसके अनुसार नई श्रृंखला में क्षारक क्रम व्यवस्थित होते हैं वह H बंधों द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा? H बंधों में आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखिए अगला है दोस्तों साधारण जुखाम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण जुखाम क्या होता है? तीसरे का ग है ये। तो देखो, साइनोफेरिटाइट्स अत्यधिक नज़ला या जुखाम के नाम से भी जाना जाता है। यह ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलाने वाला संक्रमण रोग है जो अधिकांश नसिका को प्रभावित करता है। इससे लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक में स्राव, राइनोरिया और ज्वर आते हैं। लक्षण आमतौर पर 7 से 10 दिन के भीतर समाप्त हो जाते हैं। हालांकि कुछ लक्षण 3 सप्ताह तक भी रह सकते हैं। ऐसे 200 से अधिक वायरस होते हैं जो सामान्य जुखाम का कारण बनते हैं। राइनो वायरस इसका सबसे आम कारण है दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए अगला है विलुप्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं? दोस्तों विलुप्त प्रजाति यह वैसी प्रजाति है जो जंगलों या अभयारण्य में सामान्यतः नहीं पाई जाती, जैसे टूडों प्रजाति, बीए संकटग्रस्त प्रजाति। यह वैसी प्रजाति है जिनकी संख्या इतनी कम हो गई हो कि विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो रहा हो। किसका खतरा? विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है।
अब आगे देखिए, वन्य जीव संरक्षण हेतु वैधानिक उपाय। तीसरे का अंगा की अगर बात करें, वन्य जीव संरक्षण हेतु वैधानिक उपाय क्या होते हैं दोस्तों? वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना। दूसरा, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। ठीक है ना, क्या लगाना? पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। उसके बाद वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना। और चौथा नंबर, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना करना। अब देखिए, अब चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जरा ध्यान देना। चौथे नंबर, परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां लिखिए। दोस्तों, परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां क्या हैं? परिवार नियोजन की स्थायी विधियां गर्भ निरोध की शुल्क क्रिया विधियों की स्थायी विधियां कहा जाता है। पुरुषों में इसे वैक्टोमी व स्त्रियों में इसे ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। यह कारगर व स्थायी उपाय है लेकिन परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना। अब अगला देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अगला नंबर, ये चौथे का ख है, ये बहुत ही मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन। देखिए, मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन क्या है? शुक्राणु नर युग्मक होते हैं जो वृषण के भीतर जर्म कोशिका के द्वारा उत्पन्न होते हैं। शुक्राणुओं की संरचना अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मानव में चम्मच के आकार का, चूहे में हुक के आकार का, एस्फेरिसिस में अमीबोइड और पूंछ विहीन क्रिस्टोसियन जीवों में तनेनुमा तथा पक्षियों में सिरपकार होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा चौथे का ख, ठीक है ना। तो और इसका जो चित्र है मानव के शुक्राणु का इस तरीके से है। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथे का ग। चौथे का ग क्या है दोस्तों? मेंडल के पृथक्कीकरण के उदाहरण। ये देखिए, चौथे का ग है, मेंडल के पृथक्कीकरण नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इसी आधार पर मेंडल ने वंशागति का प्रथम नियम अप्रभाविता का नियम दिया है। इसके अनुसार जब एक या एक से अधिक वैकल्पिक लक्षणों के माध्यम क्रॉस करते हैं तो वे लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। किस में प्रकट होता है दोस्तों? F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। वह प्रभावित लक्षण कहलाता है तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी अपना प्रभावित नहीं दिखाता उसे अप्रभावित, मतलब जो प्रभावित दिखा दे, जो प्रभाव दिखा दे उसे हम प्रभावित लक्षण कहेंगे, और जो ना दिखाए वो अप्रभावित लक्षण के नाम से जाना जाता है। अब हम चौथे का घ, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित हेलिक्ड मॉडल का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यहाँ आप देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस से बना है, जिन्हें स्टैंड कहा जाता है, जिनमें चीनी फास्फेट और नाइट्रोजन फास्फेट और नाइट्रोजन बेस होता है। दो श्रृंखलाओं से समानांतर ध्रुवता है, एक में S3 और दूसरे में 5 से 3 और दूसरे में 3 से 5 होता है। ठीक है। अब आमातिसार तथा दांत पर टिप्पणी लिखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। इस 2021 के दोनों सेट का सल्यूशन आप जरूर पढ़ के जाना दोस्तों। आमातिसार तथा दांत क्या होता है दोस्तों, जरा ध्यान से समझना। आमातिसार तथा दांत पर टिप्पणी, देखिए, इसमें छोटे छोटे दाने का वृत्त प्रकट होता है जिसके सूखने पर और बड़े वृत्त दाने निकलते हैं। दानों में बड़ी खुजली और जलन होती है। बहुआ खुजलाने से घाव होता है जिसमें मवाद पड़ जाता है। दांत की चिकित्सा के लिए अनेक औषधियाँ प्राप्त हैं और नई औषधियों में लगाने और खाने की फफूंदनाशक दवाएं भी अब प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। सक्रिय तथा दांत पर टिप्पणी लिखिए।
सक्रिय तथा दांत पर टिप्पणी लिखिए दोस्तों। सक्रिय प्रतिरक्षा किसी परपोषी के शरीर में प्रतिजन एंटीजन के पहुंचने पर प्रतिरक्षी पैदा होते हैं, जो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षे सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे 5 का ग देखिएगा, जरा समझिए। 5 का ग, एस्केरियासिस रोग क्या है? मनुष्य में इसके संचरण तथा नियंत्रण के बारे में लिखिए। दोस्तों, एस्केरियासिस रोग, ये प्रश्न है। एस्केरियासिस रोग कृत्रिम एफारिसिस लंब्रिकाइड परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। 85% से अधिक मामलों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं होते हैं। विशेष रूप से यह कृमि का आकार छोटे हों, कृमियों की संख्या के साथ ही लक्षण भी बढ़ जाते हैं और बीमारी की शुरुआत में सांस लेने में तकलीफ तथा बुखार हो जाता है। ये है एस्केरियासिस रोग। अब हम जानते हैं मनुष्य में रोगजनक किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यानी 5 के घ में अगर हम देखें, मनुष्य में रोगजनक किस प्रकार रोग उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंजाई, प्रोटोजोवन, क्रीम, हेल्थिम आदि शामिल हैं, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोगजनक जीवों को रोगजनक पैथोजन कहते हैं। इसलिए अधिकांश परजीवी पैरासाइट रोगजनक है, क्योंकि ये परपोषी होस्ट के भीतर या उनके ऊपर रहकर उनके क्षति या हानि पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए थोड़ा बड़े प्रश्न में पहुंचते हैं। धीरे धीरे निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। अब टिप्पणियों की बात करेंगे तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, बीटी कपास। दोस्तों, पहले हम जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग या जीनी अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन अभियांत्रिकी को जीन प्लेनिंग भी कहते हैं। जीवों में समलक्षणी गुणों में परिवर्तन हेतु आनुवंशिक पदार्थ को जोड़ना, हटाना या ठीक करना आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य है। इस तकनीक में 2 डीएनए अणुओं को सर्वप्रथम कोशिका केंद्र से पृथक किया जाता है और एक या अधिक प्रकार के विशेष एंजाइम, रेजिस्टेंस एंजाइम के द्वारा उनके टुकड़े किए जाते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को इच्छानुसार जोड़कर कोशिका में पुनरावृत्ति व जनक के लिए पुनः स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसजेनिक जंतुओं पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, परजीवी जंतु उत्तर के लिए अति लघु उत्तरी, ठीक है ना, प्रश्न का अध्ययन कीजना है। ट्रांसजेनिक जंतुओं की संख्या बढ़ाने के लिए युवा, ध्यान देना दोस्तों, युवा मादाओं में अंडोत्सर्जन को बढ़ाया जाता है। माइक्रोपिट की सहायता से ऐच्छिक जीन ले जाने वाले वाहक नर प्रोन्यूक्लियस नर युग्मक से प्राप्त न्यूक्लियस को अंडे में प्रवेश कराया जाता है। रूपांतरित निषेचन अंडे को कुछ समय तक वृद्धि करने में दिया जाता है। इसके पश्चात इसे रोंगटे मादा के गर्भाशय में रोपित किया जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न बच्चा ट्रांसजेनिक होता है। कैसा होता है दोस्तों? ट्रांसजेनिक। अब हम बात कर लेते हैं बीटी कपास के। ये बीटी कपास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टिप्पणी के दौरान। देखो, बीटी कपास ऐसी फसलें होती हैं दोस्तों जो पौधे के प्रत्येक कोशिका में बीटी के रूप में उसी विष को उत्पन्न करने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग होती है। इससे बीटी से कीटों से फल की रक्षा के लक्ष्य होते हैं। अब आ जाते हैं आगे 7वें नंबर प्रश्न में, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सचित्र चित्र नहीं बना है, लेकिन वर्णन कर दे रहे हैं। चित्र आप लोग बना लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो उसको छोड़ना नहीं। ठीक, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत
एक जोड़ा अंडाशय ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविक्टक, एक गर्भाशय यूरेटस, एक गर्भाशय ग्रीवा सर्विकस तथा एक योनि वेजाइना और नार्थोलिन की ग्रंथियां एवं बाह्य जननेंद्रियां एक्सटर्नल जेनेटिलिया शामिल होता है जो श्रेणी क्षेत्र होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों मेमोरी लैंडस के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होता है, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्जन, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु को देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग हैं जो स्त्री युग्मक, अंडाणु या ओमज और कई स्टेरॉयड हार्मोन्स, अंडाशयी हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। अंडवाहिनी क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ देखिए, अंडवाहिनी डिंबवाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब यानी नलिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिका बनाती हैं। अब ये देखो दोस्तों, गर्भाशय क्या होता है? प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है, इसे हम बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसी होती है। यह श्रेणी भिन्न से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है और भित्ति से स्नायु द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। अब बाह्य जननेंद्रियां क्या होती हैं दोस्तों? तो जरा ध्यान देना, स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जघनन, शैल, मौथ, क्यूबिक, बृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा, यौनिच्छिद ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघनन बालों से ढकी होती है, सघन बालों से ढकी होती है। अब देखिए दोस्तों आगे, अब प्रश्नोत्तर संख्या 8 की बात करें। एक हर्षे तथा एम चेज के उपयोग पर वर्णन कीजिए जिन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए की ही आनुवंशिक पदार्थ है, या मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन के नियम का वर्णन कीजिए। तो हम यहीं पे कर देते हैं, मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन के नियम का वर्णन। स्वतंत्र आव्यूहन का नियम एक लक्षण की वंशानुगति से प्रभावित नहीं होती है। पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है। इसे स्वतंत्र आव्यूहन का नियम कहते हैं। इसे द्विसंकरण प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9वां नंबर, अनुकूलन की परिभाषा लिखिए तथा इसे निम्नलिखित में समझाइए। उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान के चूहों में अनुकूलन अथवा पादपों तापमान संबंधी या फिर जैव विविधता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान के चूहों में अनुकूलन पहले देखते हैं। एक लंबे विकास काल में कंगारू चूहे कई अनुकूलन पाए जाते हैं। जल के बाह्य स्रोत के अभाव में उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान चूह में वसा के ऑक्सीजन से जल पूर्ति की क्षमता होती है। इससे अपने मूत्रों को शांत बनाने में भी क्षमता होती है। उत्सर्जन में जल कम प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, पादपों में तापमान संबंधी अनुकूलन। ठीक है, पादपों में तापमान संबंधी, जब इनका तापमान सुविधा के स्तर से नीचे चला जाता है तब वे धूप से ढककर ऊष्मा अवशोषित करती है, लेकिन जब परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है तब वे छाया में चली जाती हैं। कुछ जातियों में भूमि के ऊपर की ऊष्मा से बचने के लिए मिट्टी में बिल खोदकर की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है। दोस्तों, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वह पीढ़ी दर प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है जो कीटनाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है।
बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस यूरियसिस संक्षेप में बीटी कहते हैं, इससे निर्मित होता है। क्या होता है दोस्तों? इससे निर्मित होता है। अब देखिए निम्नलिखित में अंतर कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान 6 का घ छोड़े थे क्या दोस्तों? देखिए 6 का जो घ नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय उद्यान वाला ये पूरा है और वन्य जीव अभ्यारण्य वाला है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अभी मैंने जो बताया 19 कॉपी का PDF अगर आपको लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करिएगा। वहाँ जाके पूरा PDF डाउनलोड करके पूरी पढ़ाई करके एग्ज़ाम में बैठ जाना। एग्ज़ाम में आप लगभग पूरा का पूरा करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।